सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कोरोना से निपटने का पूरा प्लान मांगा है। नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि हालात पर क्या कर रहा है केंद्र, इसको लेकर जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई अब कल होनी है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत है, हर राज्य की तस्वीर तकरीबन एक जैसी है। जरूरी दवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, इस पर कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के हालात हैं उसमें सिर्फ कमी का ही रोना है हर जगह। कहीं बिस्तर की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कमी है, कहीं कोविड के जो टीके आए हैं उनकी चोरी हो गई, उसकी कमी है। यानी हर तरफ कमी का रोना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तभी वेदांता का मामला था जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने वाली इकाई को फिर से चालू करने की बात थी और ये कहा गया कि वेदांता की जो यूनिट है उसमें टुटीकोरिन में वहां पर 1000 टन ऑक्सीजन की रोजाना सप्लाई उत्पादन हो सकता है। उसे पर्यावरण के कुछ आपत्तिजनक कारणों से उसे बंद किया गया है 3 साल से, उसे खोलने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई करते करते अचानक ये तय किया कि इस मामले में वो स्वतः संज्ञान ले रहा है। स्लो मोटो लेते हुए उन्होंने वेदांता के वकील हरीश साल्वे को उन्होंने अमाइकस क्यूरे नियुक्त किया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर आनंद फानन में उनसे ये जवाब देने को कहा है कि 4 बड़े मुद्दे हैं। एक तो वैक्सीनेशन का क्या हो रहा है, दूसरा जो दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं, उनकी आपूर्ति को लेकर, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर और अन्य उपाय जो किए जा रहे हैं कोविड से निपटने के लिए, उसको लेकर केंद्र सरकार अपनी युद्ध स्तर पर योजना बताए। कोर्ट की टिप्पणी सबसे अहम थी कि देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे में इन चारों बिंदुओं पर सरकार की योजनाएं और योजनाओं के बाद उस पर अमल कैसे होगा, इसकी एक एक जानकारी कोर्ट ने मांगी है। यानी शुक्रवार की सुनवाई अहम है। सुनवाई शुरू होने से पहले तक केंद्र सरकार को अपनी सारी योजनाओं और उस पर कोर्ट के सवालों के जवाब के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। संजय, कोर्ट ने नेशनल इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है तब जबकि देखा जा रहा है कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच या फिर राज्यों और राज्यों के बीच तालमेल उस तरह का नहीं बैठ रहा। पिछली बार जिस तरह का तालमेल था उस तरह का तालमेल तो बिल्कुल नहीं हो रहा और उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन से भरे हुए ट्रक को जो दिल्ली के लिए आ रहा था, जो अस्पतालों की रेगुलर रोजाना की सप्लाई के लिए था, उसे पड़ोसी राज्य में अगवा कर लिया, कह दे रोक लिया कि वो यहीं पर रहेगा और दिल्ली से पुलिस जाती है। आप नजर बना रखिए, लौटेंगे। लेकिन इस बीच 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले दिल्ली का आया है। लेकिन सवाल यह है कि सांसों का संकट कैसे जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ऑक्सीजन रिपोर्ट दी जिसमें अस्पतालों तक तो ऑक्सीजन पहुंची लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कोशिश पूरी की जा रही है कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। लेकिन इस बीच हालात पूरे देश के क्या हैं, अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, वो भी हम आपको लगातार दिखा देते हैं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बेकाबू होती जा रही है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पहले नंबर पर 67,000 के पार मामले, उत्तर प्रदेश 33,214 केसेस, दिल्ली का हाल बेहाल क्योंकि 24,000 से भी ज्यादा मामले, कर्नाटक चौथे नंबर पर 23,000 के साथ और केरल 22,414 मामले। ये पिछले 24 घंटे का डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य में किस कदर हालात खराब है ये भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, तस्वीरें साथ ही साथ दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। अहमदाबाद की सबसे दर्दनाक तस्वीर, जहां पर 50 एम्बुलेंस इंतजार कर रही कि कब वहां पर मरीजों का एडमिशन होगा। इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा कमी, इसको लेकर सियासत और अरविंद केजरीवाल के तमाम बयान। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि उनके कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्य इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हरियाणा का नाम भी आता है। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे समय पर वो इस प्रकार के अफवाहें मत फैलाएं। हमारे हरियाणा में हम किसी की ऑक्सीजन नहीं रोक रहे हैं। जो हमें एलोकेशन हुई है कल और जो पानीपत प्लांट में हुई है, हमने बकायदा उसका रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर दिल्ली के भरे जाएंगे, उसके बाद 1 टैंकर हरियाणा का भरा जाएगा, और क्योंकि हमको पंजाब को भी देना है, 8वां 9वां टैंकर जो है वो पंजाब का भरा जाएगा। और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हमने अपने वहां पर वरिष्ठ अधिकारी लगा रखे हैं। हम किसी की क्यों रोकेंगे ऑक्सीजन, आप मुझे बताइए। हम तो, ये तो राष्ट्रीय आपदा है, सबको चाहिए। और इस प्रकार की वो अफवाहें, मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार की अफवाहें मत फैलाएं। लोगों में भ्रांति फैलती है, लोगों में भय फैलता है, लोगों में चिंता फैलती है। जी विज साहब, केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं, आपने कहा कि भ्रांति ना फैलाएं, सियासत नहीं होनी चाहिए, यही बातें उन्होंने कही कि तालमेल बिठाए रखना चाहिए। क्या दिल्ली की कमी हरियाणा पूरी कर सकता है? ऑक्सीजन की जितनी मात्रा में दिल्ली को चाहिए, क्या उतनी मात्रा में आप लोग सप्लाई कर रहे हैं? क्या हो सकती है आपूर्ति? बिल्कुल, जो एलोकेशन हुई है, केंद्र ने रात को फ्रेश एलोकेशन की है, हमारी भी की है, तो और पंजाब की भी की है, जो हरियाणा से पूर्ति होनी है, हमें बाहर के प्लांटों से भी मिलनी है। तो जो एलोकेशन की है, एक जो लीटर है वो हम दिल्ली को देंगे, हम किसी की रोकेंगे नहीं। बिल्कुल, मैं वैक्सीनेशन पर आऊंगी क्योंकि जींद में 1710 डोजेस चोरी हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वहां पर चोरी हुई है, लेकिन हमने वहां पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वहां पर वो खेप पहुंचा दी है, और शाम तक वहां पर 6000 जो डोसेज हैं वो हो जाएंगी। हम काम को प्रभावित नहीं होने देंगे। अब चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरा में वो जो चोर हैं वो आगे हैं, पर सर वहां तो सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं था, यही तो बड़ी बात है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस यही कह रही है, पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि सीसीटीवी नहीं था वहां। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा नहीं जी नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरी बात हो गई अधिकारियों के साथ, और वो कह रहे हैं कि उसमें चोरों की बिल्कुल पहचान हो रही है। विज साहब, हालात क्या हरियाणा में इतने खराब हो गए हैं कि अब चोर सीधा वैक्सीनेशन ही चुराने लग गए हैं? क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। नहीं, देखिए, अब वैक्सीनेशन से किसी को क्या लेना, अब चोर की क्या मानसिकता थी हमको मालूम नहीं है। वहां पर और सामान भी पड़ा हुआ था, उसने किसी को टच नहीं किया है। तो ये तो अब चोरी की मानसिकता जो है उस पर हम पूरी नकेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात विज साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थिति क्या है, किस तरीके से कंट्रोल होगी, खास तौर पर अगर दिल्ली लॉकडाउन हो जाती है तो फिर जो पड़ोसी शहर है फरीदाबाद, गुड़गांव, वहां पर इंतजाम कैसे है? हरियाणा में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है।
हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में आइसोलेशन बेड्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं सफिशिएंट मात्रा में, और अभी तक वो अनऑक्युपाइड हैं। जितने हमारे पास क्वांटिटी है अभी सारे यूटिलाइज नहीं हुए हैं। हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास रेमडेसिविर है, हमारे पास ऑक्सीजन है। दिक्कत केवल एक आ रही है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि मुझे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में एडमिट करवा दो। अब देखिए उनकी भी अपनी सीमा है, कैसे सारे लोगों को वहां भेजा जा सकता है और वहां पर एडमिट कराया जा सकता है, और वहां पर उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। हर आदमी जो साधन संपन्न आदमी है वो चाहता है कि मुझे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, बल्कि अदरवाइज हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है तो वो गुड़गांव पर है, सोनीपत पर है, फरीदाबाद पर है। ये तीनों जिले दिल्ली से सटे हुए हैं। मेरे जितने टोटल मरीज हैं आधे इन 3 जिलों के हैं, और बहुत बड़ी संभावना हो सकती है क्योंकि दिल्ली में बहुत किल्लत बताई जा रही है, वहां के मरीज आ रहे हों, लेकिन आगे तो आगे मरीज तो मरीज है, मेरे देश का मरीज है, जो भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पे स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरिया दिली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए हर कोई गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, पूरी कमाई सौंप रहा है, लेकिन न तो ऑक्सीजन मिल रही है और न ही दवा। शहर शहर से हमारे संवाददाताओं का ऑपरेशन ऑक्सीजन हम आपको दिखाएंगे, जहां पर दिखी सिर्फ और सिर्फ बेबसी और आंसू। दिल्ली हो, लखनऊ हो, पुणे हो, पटना हो, हर जगह की तस्वीरें तकरीबन एक जैसी। सांसों के लिए तरसते लोग। उनको आए हुए अभी 2 दिन हुआ है। समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए, मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? निकालो, क्यों निकालो? रोड पे लेके जाइए। कहाँ? मेरी मम्मी L3 की पेशेंट है। हमारा पेशेंट होम क्वारंटाइन है, मेरे दोस्त की मिसेज है, उसके लिए मैं सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रहा हूँ घर के लिए। सिलेंडर अवेलेबल कहीं नहीं है। क्या करे, तंत्र ही कैसा है कुछ समझ नहीं आ रहा है।
एक बाजू बोल रहे कोरोना है, कोरोना कोरोना से बचा। अभी इतना से रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से। इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। खाली मेरी मदद नहीं, यहाँ पर 4-5 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आज कितनी ICU में 3-4 लोग डेथ पड़े हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला आप ऑक्सीजन दे दीजिए प्लीज, हमें बेड नहीं चाहिए, ऑक्सीजन कम से कम दे दीजिए ताकि मरीज की जान बच जाए, बाकी टेस्ट तो बाद में हो जाएंगे। बेटी हमारी है, अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल घटता चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया कि सिलेंडर यहाँ पर नहीं है। आप बताइए, नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा कि मर जाएगा? दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो सामने नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है। लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर है ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। और ऐसे में जिन लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार गिर रहा है उनके लिए मुसीबतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर गैस एजेंसी के पास जो है वो पहुंचे। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ एजेंसियां चालू हैं जहां पर अब लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल जो है वो लगी हुई है। कई अगर कहा जाए तो लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि अपना नंबर आए कि वो अपने सिलेंडर जो है वो भर लें ताकि घरों में ले जाए जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे साथ गैस एजेंसी के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि सर कब से आप सुबह से यहाँ पर लाइनें जो है वो लगी हुई हैं, कितना लोग? यहाँ 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे से लाइन लग गई थी। सबको हम यही कह रहे हैं आप अपना सिलेंडर ले आओ, रिफिल हो जाएगा, लेकिन ये सब डिमांड कर रहे हैं बड़े सिलेंडर की। अगर हमने सबको एक साथ बड़े सिलेंडर दे दिए तो मैं कल क्या करूंगा? एक बड़ा सिलेंडर अगर मैं घर में चला जाएगा तो 3 लोगों की नीड खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप सिलेंडर अरेंज करो, भरूंगा मैं। यहाँ रेगुलर गैस मिल रही है, पिछले 5 दिन से मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ अपना सिलेंडर अरेंज करो, बड़े के पीछे मत भागो और पैनिक मत हो और अपने घर में सिलेंडर इकट्ठे मत करो। और 2-3 गैस जो है वो आपके पास आज सुबह पहुंची और कितना आप सप्लाई? सुबह मेरे पास करीब 50 से 55 सिलेंडर आए थे और अब इस टाइम मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 से 5 सिलेंडर बचे हुए हैं। जो भी मैं सब देकर जाऊंगा, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर में पैनिक होकर सिलेंडर का स्टॉक मत करो। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा नए कोविड के केसेस सामने आ गए हैं। 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख कोविड केसेस में पहुंचने तक। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नितेश मिश्रा के साथ। हम लोग मायापुरी में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं और ये तमाम जो आप सिलेंडर देख रहे हैं लेके लोग पहुंचे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। पूरी लंबी लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप देख रहे हैं लगी हुई है। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? कहाँ से आए? सर करमपुरा से आए हैं। पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं। कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा। कोई हॉस्पिटल? कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब? पिताजी की तबीयत खराब है। तो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। क्या करें? सरकार बोल रही है सब चीजें हैं, सब चीजें कहाँ है? दिल्ली के भी हॉस्पिटल चक्कर सब जगह सर, मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से 50 हॉस्पिटल घूमते हूँ। हम फोन कर लिए, सब कर लिए, कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। पेशेंट गाड़ी में बिना ऑक्सीजन के बैठा हुआ है। अब ये नहीं पता कि मैं वहाँ पे जाऊंगा तो क्या होगा। ये तकलीफ है लोगों की, आम लोगों की जो समस्याएं यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। आप देखिए, इनके पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, सिलेंडर लेके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए? ये मायापुरी से हैं। मायापुरी से आए हैं। किसके लिए ऑक्सीजन लेने आए? ये दो मम्मी वो है, उनको पॉजिटिव आई, उनको घर पे इलाज करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो घर पे क्वारंटीन है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वो रख रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए। पहले तो बेड नहीं, फिर दवा नहीं, फिर ऑक्सीजन नहीं, फिर वेंटिलेटर नहीं, और ये लापरवाही का वो सरकारी चक्र है जो सोते सिस्टम की देन है। बाकी कुछ और शहरों का हाल भी देख लीजिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं।
वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है, वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही, और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर अब बेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है, मरीज को इसी एम्बुलेंस के अंदर अभी फिलहाल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। रात को करीब यहाँ पे 3 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं और 3 बजे से लगातार उनको यहाँ से ट्रीटमेंट दी जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? रात 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे से, और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं आया। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीज की हालत जो है, जो कंडीशन है वो बेहद खराब है। उन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जो उनके साथ उनके रिलेटिव्स है वो लगातार उनके साथ है। रात को 1 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक एम्बुलेंस में नंबर नहीं आया। शहर के ज्यादातर अस्पतालों का यही हाल है, ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है पूरी मात्रा में, और ना ही जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पे ट्रीटमेंट लोगों को मिल रही है। तो जिसके चलते जो ये सरकारी गवर्नमेंट 1200 बेड का अस्पताल है, यहीं पे लोगों को एडमिट होना पड़ रहा है। एम्बुलेंस के लिए भी 7-7, 8-8 घंटों का वेटिंग चल रहा है। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत देखी जा रही थी, मगर अब युद्ध स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे सरकारी हो या निजी, उन सबको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराए जाए। इस वक्त हम पटना के एक ऑक्सीजन प्लांट पर मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे 24 घंटे यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है ऑक्सीजन भरने का जो है वो काम चल रहा है, और लगातार यहाँ खाली सिलेंडर्स उतारे जा रहे हैं और वापस इन्हें भर के जो है अस्पतालों में जो है वो पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिफिलिंग चल रही है। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए यहाँ पर जो है वो रिफिलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि अभी पटना में वो एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है और वहाँ पे सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। और ऐसे में हर घंटे एनएमसीएच में तकरीबन 60 से 70 सिलेंडर की आवश्यकता हो पड़ रही है, जिसको यहाँ पर अब पूरा करने की कोशिश की जा रही है। विनोद कुमार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस प्लांट के मैनेजर हैं। विनोद जी, सबसे ज्यादा खपत कहाँ पे देखी जा रही है? एनएमसीएच में सबसे ज्यादा खपत देखी जा रही है। वहाँ 50 से 60 सिलेंडर पर घंटे चाहिए। वहाँ लखनऊ के कई अस्पतालों में साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि गैस नहीं है, इसलिए हम इलाज नहीं दे सकते। बेड की समस्या पहले से थी, ऑक्सीजन की समस्या होने से वहां जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए मुश्किल ज्यादा बड़ी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के आउटर में बख्शी का तालाब के पास ये गैस फिलिंग सेंटर है, जहां पर प्लांट है बाकायदा और अच्छी खासी कैपेसिटी है। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो लाइनें लगी हैं सिलेंडर्स की, वो सारे खाली सिलेंडर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ प्लांट में गैस खत्म हो चुकी है। और इनका कहना है कि यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है और सप्लाई जब तक नहीं आएगी किसी को गैस नहीं दी जा सकती। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितने घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कितने देर से यहाँ पर हैं? यहाँ पे हम लगभग सुबह 6 बजे से हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं गैस को लेकर? गैस अभी आई नहीं है और गैस खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप बताइए कितने देर से? अभी तो हमारा नंबर तो रात का था, लेकिन सुबह भी हो गई, अभी कोई गैस मिलने की उम्मीद नहीं। गैस खत्म हो गई है, कब तक मिलने की उम्मीद? बोले हैं शाम तक उम्मीद करिए, कल तक उम्मीद करिए। अभी पेशेंट जो है एडमिट है कहीं पर? हाँ, एडमिट है हॉस्पिटल में, यही मड़ियाओं के पास में एडमिट है। उसको 1-1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है बस। और अस्पताल ने कह दिया है कि गैस खुद लेकर के आओ। वो खुद बोल रहे हैं कि आप लेके आइए तभी इलाज हो सकता है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जब तक आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक हम आपके मरीज का इलाज नहीं करेंगे। ये और हम लोग ऑक्सीजन कहाँ लेने जाए? महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते आज शाम से बेहद ही कड़े नियम लागू हो जाएंगे। ये एक तरीके का मिनी लॉकडाउन ही होगा। सबसे पहले तो अब आप इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी बिना वजह ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ी इमरजेंसी होगी या फिर कोई अंतिम संस्कार करना होगा, तब ही आप इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। और इस इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग में भी आप पर जो है होम क्वारंटीन का 14 दिन का स्टैंप लग जाएगा। शादियों के लिए सिर्फ 25 लोग जो है वो उपस्थित रह सकते हैं। एक सिंगल हॉल होना पड़ेगा, लेकिन सारी की सारी विधि आपको 2 घंटे के भीतर ही खत्म करनी है। अगर कोई भी रूल फ्लॉट करते हैं तो 50,000 का जुर्माना लग जाएगा।
कोई भी इंसान बेवजह घर से बाहर दिखेगा तो 10,000 तक का भी जुर्माना लग सकता है। तो ये बहुत ही कड़े नियम है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए अब जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 15% ही कर दी गई है। अगर कोई इमरजेंसी ऑफिस है तो वहाँ की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे अहम बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज़रूर अगर कोई इमरजेंसी होगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कई सारे नियम लेने के बाद भी जो ब्रेक द चेन यानी कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, इसलिए ये कड़े नियम लागू होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।